अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, काबुल फाल के बाद या अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें अफगानिस्तान और इस खत्ते में होने वाली तब्दीलियाँ और इस रीजनल कनेक्टिविटी की जानिब है। और आपने देखा मुख्तलिफ इत्तेहाद बनते जा रहे हैं, नए ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर हम ऑकस की बात करें, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका शामिल हैं, लेकिन उसमें भी भारत ने जितनी भी कोशिशें की उसे शामिल नहीं किया गया। और अमरीकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए भारत ने जो नुकसान उठाया है, उसका खमियाजा अरसे दराज तक और तवील अरसे तक भुगतना पड़ेगा हिंदुस्तान को, क्योंकि रीजनल कंट्रीज़ एक रीजनल अप्रोच चाहिए थी हिंदुस्तान को, और रीजन के जो ममालिक थे उनके साथ एक इंटरेक्शन और एक मशावरत के साथ मामलात को तय करने की ज़रूरत थी। लेकिन भारत भागा भागा अमेरिका जाता है और वहाँ पर भी उसकी सुबकी होती है। आपने देखा कामला हैरिस ने भी आड़े हाथों लिया और इंसानी हकूक़ पर सवालात उठा दिए नरेंद्र मोदी की। इसके अलावा जो बाइडन के साथ जो मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की, उसमें मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर भी गांधी के हिंदुस्तान की बातें हुई हैं कि क्या आज भी गांधी का हिंदुस्तान है या हिंदू इंतहा पसंदों के हाथ चढ़ गया है ये हिंदुस्तान, ये भी बातें हो रही हैं। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ से कि अफ़गानिस्तान का मसला सिर्फ़ और सिर्फ सियासी है, सियासी बुनियादों पर और सियासी हिकमत अमली के तहत इसे हल करने की ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया इसकी तायीद भी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो इजलास हुआ, उस इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का जो खिताब था उसने आलमी पजीराई हासिल की। बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं। बोरिस जॉनसन ने अपनी गुफ्तगू में बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोविड-19 का जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसे भी आलमी पजीराई, ग्लोबल इनिशिएटिव उसे भी करार दिया गया। और इसके अलावा अफगानिस्तान की जो सूरत हाल थी उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया के सामने है। और एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, अब मैं इंट्रो में भी उसका जिक्र कर लेता हूँ। क्यूबा की सदर ने उस वक्त अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जब इजरायली एक वफ्द ने खुद ही खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी और होलोकास्ट का जिक्र और 6 मिलियन पीपल डाइड का जिक्र किया। और पूरा जो वहाँ पे क्राउड था या जो वहाँ पे नशिस्त थी, सबको अपनी कुर्सियों से खड़ा होना पड़ा। फौरी तौर पर क्यूबा की सदर ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा ओनली द चेयर कैन आस्क अ मिनट ऑफ साइलेंस, यानी सिर्फ ये चेयर को हक है कि वो 1 मिनट की खामोशी का ऑर्डर दे सके या उसे अनाउंस कर सके। लेकिन इसराइली वफ्द ने ये गलत किया और उन्होंने फौरी तौर पर 1 मिनट के लिए फ़लस्तीनियों के लिए भी सबको अपनी चेयर्स पर खड़ा होने का कहा। यह मंजर पूरी दुनिया ने देखा। और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का जो अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब था, उसके अगर हम आपको इस वक्त रेट बताएं या रेशो बताएं, इस वक्त टॉप ट्रेंड है। 3 साल से प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो है वो टॉप ट्रेंड पे चल रही है। और इस वक्त भी इमरान खान का जो खिताब है वो सोशल मीडिया, जो अक़वाम मुत्तहिदा का अपना ऑफिशियल सोशल मीडिया यूट्यूब है, उसमें 6 लाख से ज़्यादा इसको देखा गया है। इवन के मोदी का 3 लाख यानी निस्फ से ज़्यादा, और इसी तरह बाइडन का भी निस्फ के करीब है लोगों ने देखा है। यानी इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। क्या होने जा रहा है इस खित्ते में और भारत किस तरह आइसोलेट होता जा रहा है, वो तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने जा रहा था। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय और उनका तज्जिया जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली सरवर नकवी साहब। बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं, काफ़ी अरसे के बाद आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और आपका जो सिफारती एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, उससे इस्तेफादा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें स्काइप से ज्वाइन किया है। दिफाई उमूर के माहिर हैं और खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर आपकी हमेशा निगाह होती है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। और शाजिया चीमा हमें ज्वाइन करेंगी स्काइप से। आप बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं और गाहे बगाहे आपसे इंटरेक्शन हमारा होता रहता है मीडिया पे। बहुत शुक्रिया आपका शाजिया चीमा। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे अली सरवर नकवी साहब से, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान के अंदर इस्लामोफोबिया का जो बढ़ता हुआ रुझान है उसके हवाले से, हिंदुत्व के हवाले से और इस्लाम का जो गलत तशख़्ख़ुस है वो पेश करने के हवाले से क्या बात अक़वाम मुत्तहिदा में की, इस खिताब के कुछ इक़्तिबासात का तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, उसका जिक्र भी कर रहे हैं, उस पर डिबेट भी हो रही है। लेकिन बड़ा एक अहम नुक्ता प्राइम मिनिस्टर ने छेड़ा था जिसे आलमी पजीराई हासिल हुई, वो क्या था, आइए सुनिए। First and most pervasive form of Islamophobia now rules India. The hate-filled Hindutva ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a reign of
fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. Mob lynching by cow vigilantes, frequent pogroms such as the one in New Delhi last year, discriminatory citizenship laws to purge India of Muslims, and a campaign to destroy mosques across India and obliterate its Muslim heritage and history are all part of this criminal enterprise. जी वेलकम बैक नाज़रीन। नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। ये दुनिया का दोहरा मयार होलोकास्ट के हवाले से अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो क्यूबा की सदर ने काउंटर किया, जिस तरह पूरी दुनिया ने देखा, ये हिंदुस्तान को लेकर, इजराइल को लेकर ये दोहरा मयार कब ख़त्म होगा? क्या ताकतवर ममालिक ये फैसला करेंगे कि इंसानी हुकूक क्या है, दहशतगर्दी क्या है, फ्रीडम फाइट क्या है और टेररिज्म क्या है? अगर ये ताकतवर ममालिक ने ये तय करना है तो एक फैक्टर जिसका प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया, डिस्क्रिमिनेशन, ये फैक्टर तो मजीद आगे बढ़ता जा रहा है। बदकिस्मती से बुखारी साहब दोहरा मेयार बिल्कुल है, और ये ऐसा राइज हो चुका है कि अब बहुत से ममालिक ये समझते हैं कि जो अमेरिका कह रहा है, जो मगरबी ममालिक कह रहे हैं, वही सही मेयार है इंसानी हुकूक का, जमहूरियत का, और जितने भी वैल्यूज़ हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, प्रिविलेज, ये सब वो समझते हैं कि जिसको वो जिस तरह डिफ़ाइन करते हैं वही है। ये गलत है। और अब मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब का जो मौक़िफ़ है और जो उन्होंने अब तक जो अपनी तकरीरें और अपने कोशिशों से बदलने की कोशिश की है, बदलना चाहा है, वो यही है कि ये दोहरा मेयार ख़त्म हो। और उसमें आपने सही कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो यहूदियों ने मुज़ाहरा किया अपने बेवकूफ़ी का, कि उन्होंने एक खुद से अनाउंस कर दिया, खुद से अनाउंस कर दिया, जो कि वहाँ के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के ख़िलाफ़ है, जो वहाँ के जितने भी उनका जो रेगुलेटरी सिस्टम है, चेयर ने स्नब नहीं किया, उसके खिलाफ है। चेयर ने स्नब नहीं किया। ये चेयर की कमज़ोरी है। लेकिन क्यूबा के नुमाइंदे ने उठ के जो है वो उस पर सख्त एतराज़ किया और फिर कहा कि फ़लस्तीनियों के लिए भी फिर इसी तरह का एहतराम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे हमें लड़ते रहना है, ये इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी, कंसिस्टेंट फाइट है हमारी। हाँ, हमें आवाज़ उठाते रहना है। और ये इस्लामोफोबिया, इस्लाम को पहले देखिए ना, मैं समझता हूँ इमरान खान को मैं फुल क्रेडिट देता हूँ इस बात की कि वो इन बातों पे गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग लगी लिपटी बोलते ही नहीं थे। हाँ, बहुत भाई इस्लाम पे क्यों अटैक हो रहा है, इस्लाम से दहशतगर्दी का क्या ताल्लुक है? इस्लाम अलग है, एक मज़हब है, एक कोड ऑफ लाइफ है, एक पूरा एक निज़ाम है, और ये दहशतगर्दी बदमाशी है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। सही। तो ये क्यों इन दोनों को आप लिंक करते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। नकवी साहब ने भी जिस तरह कहा, ये इस्लामोफोबिया के हवाले से एक तो मगरिब की वो घबराहट और खौफ नजर आ रहा है कि ये इस्लामी तहजीब कहीं गालिब ना आ जाए। हिंदुस्तान सर फहरिस्त है और प्राइम मिनिस्टर ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दो टोक अल्फाज में कहा है कि तकवीयत दी जा रही है इस्लामोफोबिया की, और गढ़ बन चुका है इस वक्त न्यू दिल्ली जो है, और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसकी एक वाज़ेह मिसाल भी है जिसका उन्होंने जिक्र किया। भारत क्या वाकई ब्रिगेडियर साहब आइसोलेट होने जा रहा है या ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं? नहीं, देखें, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही बात की है। अगर आपने देखा, उन्होंने इस्लामोफोबिया फिर लिंक किया इसको इंडिया की एक्सट्रीमिज्म, आरएस, और उसके बाद उनकी सोच, कैसे वो लिंचिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं, सीएए और एनआरसी के बारे में उन्होंने जिक्र किया। और सबसे अहम बात ये है कि ये इस्लामोफोबिया की जो बात करते हैं, देन वी से क्रिश्चियन फोबिया भी है, फिर हिंदू फोबिया भी है, फिर और डिफरेंट रिलीजन में आ जाती है बात। तो इसको, इस्लाम तो सबसे पीसफुल रिलीजन है, इसमें तो ये है ही नहीं वायलेंस। लेकिन क्योंकि आपने जब एक किसी को ऑप्रेस करते हैं और उसको आप एक दीवार से लगा देते हैं, आपके सामने अभी अमेरिका में कितने केसेस हो रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को स्कूल में, कॉलेजेस में
फायरिंग करके मारा जा रहा है। न्यूजीलैंड का इंसिडेंट आपके सामने है और दूसरे ममालिक में है। तो ये तो यू कांट सी, आई थिंक ये बाय डिजाइन फैलाया गया है मुसलमानों को एक किस्म का बदनाम करने के लिए कि जी ये टेररिज्म इज लिंक्ड विद इस्लाम। दैट इज द प्रॉब्लम। और बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर हर मौके पर हर जगह पर इसको फर्स्ट पॉइंट लेके और सबको बताते हैं कि व्हाट इस्लाम और मुसलमानों की क्या सोच है, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सोच थी, सारी उसको बताई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया देखें आइसोलेट खुद हो गया आपके सामने। आप हमारे रीजन में अगर देखें तो इंडिया के हमेशा से तरह के जो हेजमोनिक डिजाइन हैं और पाकिस्तान रिमेन्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, जिसमें अच्छा अब आपके ब्रिगेडियर सामने साहब, चाइना मैं यहीं इनके से साथ गुफ्तगू को दोबारा जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर साहब से इस गुफ्तगू के सिलसिले को और प्राइम मिनिस्टर साहब की टाइमिंग पे बात करेंगे कि ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी। एक ब्रेक के बाद। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे टाइमिंग की कि बहुत बर वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और दुनिया का सबसे बड़ा फोरम जिसे हम कह सकते हैं जहाँ पे तमाम ममालिक की नुमाइंदगी होती है। ये एक अलहदा सवाल है कि कितने ममालिक हैं और फीफा में कितने ममालिक हैं और कितने ममालिक को ये मेंबरशिप दी है और क्यों को नहीं दी जा रही। ब्रिगेडियर साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ यहाँ पे कि हिंदुस्तान पहले ही अपना असर रसूख जो है वो खो चुका था, लेकिन अब तो मुकम्मल तौर पर तेहरान से दूरियां नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद के साथ तो ऑलरेडी आपको पता है कि बड़ा कशीदा मामला रहा है। फिर अब काबुल भी ले लें, मॉस्को भी ले लें, बीजिंग के साथ भी उनका इशू रहा है। तो इस आइसोलेशन को आप कैसे देखते हैं?
देखें, एक इंडिया ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को वो आइसोलेट करे, लेकिन करते करते इतनी बुरी तरह खुद आइसोलेट हुआ है ना। आपके सामने चाइना से इसका लद्दाख में क्या हुआ, भूटान, नेपाल ने इनके खिलाफ स्टेट खड़े हो गए जो इनके पहले से कॉलोनी थी, देवर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। जी हाँ। श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान और अल्टीमेटली अफगानिस्तान भी इनके हाथ से निकल गया, बल्कि उन्होंने तो साफ कह दिया कि हमारी सरजमीन आप किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। मीन्स इंडिया का पत्ता कट गया, इंडिया की इन्वेस्टमेंट चली गई। सो दे आर द मोस्ट वरीड पर्सन। इस मौके के ऊपर ये एड्रेस, जब अफगानिस्तान की सिचुएशन कैसी है, पाकिस्तान इवैक्यूएशन ऑफ फॉरेनर्स को बड़ी हमने मदद की है। पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान के लिए बहुत बात कर रहा है। बात इसलिए कर रहा है कि वी नो कि अगर वहां पर अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत क्राइसिस होंगे। वी वांट पीसफुल अफगानिस्तान अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। हमारा ये एक मोटिव है। किसको बनाते हैं? नेचुरली अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे तो सब दुनिया उनको लेजिटिमेसी भी देगी, एक्सेप्ट भी कर लेगी। लेकिन उसके साथ इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये मैसेज आता है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनकी बात की कि इस्लामोफोबिया को कैसे वो मिसयूज कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, दलित के साथ, इवन क्रिश्चियन के साथ, हर एक के साथ उन्होंने। और फिर बाइडन ने आई थिंक का मुंह बंद कर दिया जब ये कह दिया कि गांधी का इंडिया जी हाँ। मीन्स इट इज नो मोर सेकुलर। और इसीलिए गांधी को भी मारा गया था, इसी वजह से मारा गया था कि वो सबको सपोर्ट लेके चलना पड़ते थे। तो अब वहां पर टोटल आरआरएस की सोच है, हिंदुत्व का एक प्रचार कर रहे हैं। और 4-5 के जो टोला है जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह है और अजीत डोभाल है, ये सारा वहां पर चला रहे हैं। और इंडिया को वो सोवियत यूनियन की तरह, आप इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अरसे में इसको वो इसी तरह तोड़ के रख देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल जितनी ब्रिगेडियर वहां पर साहब मूवमेंट आपने आजादी सही की, कहा। मैं आपकी they will तरफ not find it very जी difficult. ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। डॉक्टर शाजिया चीमा, आपकी तरफ आने से पहले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी अहम बात की है। क्या उन्होंने कहा है हिंदुत्व के हवाले से, आरएसएस के हवाले से, या ओवरऑल जो इस खित्ते को खतरात लाहक हैं उस पर क्या बात की है? आइए आपको सुनाते हैं। Since 5th of August 2019, over 8 million Kashmiris continue to face lockdown, military siege, arbitrary detentions, and unprecedented restrictions. Following the extremist Hindutva ideology, the RSS-BJP regime has also embarked on a design to change the demographic structure of the occupied territory and obliterate the distinct identity of the Kashmiri people. जी वेलकम बैक। डॉक्टर शाजिया आपकी तरफ आऊंगा। आपने गुफ्तगू सुनी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की कि किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं कश्मीर में, और 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, हिंदुत्व का राज दिखाई दे रहा है, लॉकडाउन है पूरी वादी में। पाकिस्तान का जो ये मौक़िफ़ है ठोस अंदाज से पेश किया गया है, इसकी टाइमिंग जो है उसे कहा जा रहा है बहुत अच्छी है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल, इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली क्या होगा? क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशंस को डील करती हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप बताइए इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा? इसकी टाइमिंग बहुत बहुत कमाल की है और गॉड गिफ्टेड है। और ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो इंडिया ऑलरेडी जो है वो बाइनोकुलर के नीचे तो है कि आप कितने अरसे तक अपनी फॉल्ट लाइंस को छुपा के रखेंगे। हम बाकी फॉल्ट लाइंस पे बात नहीं करते। पाकिस्तान की कभी भी सफारती पॉलिसी ऐसी नहीं रही है कि हम दूसरों की रप्चर्ड फॉल्ट लाइन जो हैं, जैसे कि इंडिया का हमेशा से एजेंडा रहा है, आप उनको कुरेद कुरेद के तो आप उनको इशू बनाएं। हमारा डायरेक्ट लिंक जो है वो हमेशा कश्मीर से रहा है। हमने उनकी एक ही फॉल्ट लाइन पे बात की है, बाकी सारी जो हैं उन पे ना कभी बात हुई है, वो नज़रों से ढकी रह गई अनटिल एंड अनलेस कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आई और उसने कहा कि खुल के खेलते हैं वो चीज़ें जो हम बहुत छुप के कर रहे हैं। हमें किसी का खौफ नहीं है, लेट्स डू इट आउट इन ओपन। तो उस ओपन के चक्कर में फिर अब आम दुनिया को, आई मीन आपको, मुझे और कुछ और रिसर्च करने वाले, परसू करने वालों को तो आइडिया होगा कि वहाँ पे 20 से 25 जो एक्टिव किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो जाने वाली फॉल्ट लाइंस हैं इंडिया में, लेकिन अब वो आम बंदे को भी पता चल रही हैं।
इनका सेवन सिस्टर स्टेट्स का जो इशू है, जिसमें आसाम और मिजोरम का बिल्कुल रिसेंट 3 दिन पहले का एक इंसिडेंट है, जिसमें ये लोगों को डिसलोकेट करते हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है, वो सारे मेजॉरिटी बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम हैं, ये उनको अपना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको अपना सिटीजन भी नहीं समझते हैं। और अब ये उनको कत्ल करने के बाद एक वीडियो वायरल हुई कि जनाब उसकी लाश के ऊपर डांस किया जा रहा है, ऑफिशियल्स उसकी एक बंदे की लाश के ऊपर नाच रहे हैं। और वो वीडियो जो है वो जाहिर है उस ह्यूमेन आउटर वर्ल्ड ने भी देखी, जो कि अपनी मर्जी से चीज़ों को देखना जो है वो पसंद करती है। लेकिन डॉक्टर साहब, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी मर्जी उसमें एक साइड पे रह जाती है, आपको उसको देखना ही पड़ता है। जब आप मिनॉरिटीज़ की लाशों के ऊपर रक्स करते हुए वीडियो बना रहे हों, तो ये चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती हैं। फिर उनकी सेवन सिस्टर स्टेट्स को आप छोड़ें तो आप इनके किसान मोर्चा की तरफ, पंजाब की तरफ आ जाएं, तो 1 साल से इनका पूरा पंजाब जो है वो सिख जो हैं वो रिटेलिएट कर रहे हैं, वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। अब रिसेंटली उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, और एक बहुत ही नए तरीके से उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस शो की है। उन्होंने कब्रें खोदी हैं और अपने बिस्तर कब्रों के अंदर लगा लिए हैं। ये उनकी रिसेंट वो है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमारे कारपोरेट सेक्टर से हमारी जमीनों डॉक्टर को, शाजिया, ये हमारी बताइएगा, अगर हमारी यही सब ownership कुछ को बचाया पाकिस्तान नहीं जाए। में या किसी और मुस्लिम कंट्री में अगर ऐसा कुछ होता, सेवन सिस्टर स्टेट्स की आपने बात की, या ये जो फार्मर्स के साथ जो सब कुछ हो रहा है, तो इस वक्त ये जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बने फिरते हैं, इन्होंने तो वावेला मचा लेना था। इस वक्त तो पूरी दुनिया को सर पे उठा लेना था। वावेला मचाने के बाद वही एक प्रॉपर, आपको पता है, फिर ये बेशुमार ट्रिलियन डॉलर की फंडिंग से थिंक टैंक्स बन जाते हैं, जिन पे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जिस पे बाकायदा एक मेंटेलिटी सेट की जाती, इवन मेन स्ट्रीम सिनेमा में रिकमेंडेशंस दी जाती, और फिर एक स्टीरियोटाइप डेवलप किया जाता, जो कि हमारे साथ हुआ है इन पिछले 20-25 सालों में। और एक जो है वो मुसलमान का इमेज, क्राफ्टेड इमेज इन्होंने दुनिया के सामने रखा है। ये फिर उसके ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब देखने की बात यह है कि खुदा की लाठी बेआवाज है। अब जैसे कि अब हम जो कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की और आपने देखा कि उसका क्या इफेक्ट है, और उसका क्या आपको उसका नतीजा क्या नजर आया है, लोग उसके बारे में बात क्या कर रहे हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको हमेशा से डिसेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो कहा जाता है। हम बेबुनियाद जो है या बेतुके इल्जामात ना कभी लगाते हैं, ना कभी हमारे एजेंडा में रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है, अब मसला ये है कि इनके अंदर से ही, खुद इनके अंदर से ही ये जो इतनी एट्रोसिटीज हैं और इतनी डिस्क्रिमिनेशन और इतनी ब्रुटैलिटी है, वो खुद हिंदुओं के लिए डाइजेस्ट करना, एक सिविक बंदे के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। जिसकी बेस पर डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के नाम से एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिसको मैंने अटेंड भी किया, जिसमें 96% जो हैं, ऑन एवरेज 95 to 96% उसके जो एकेडमिशियंस पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि बात कर रहे थे, अटेंडीज सिर्फ नहीं थे, जिनके पास के कुछ टाइम के लिए स्टेज था और वो अपनी बात पहुंचा रहे थे, वो सारे के सारे या तो हिंदू इंडियन ओरिजिन के थे, और ब्राह्मण होंगे। वो ब्राह्मण होंगे, इंडियन ही नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया, हिंदुस्तान कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण्स का है। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज जी, मैंने कहा वो यही हिंदू भी होंगे और साथ में ब्राह्मण भी होंगे, और ब्राह्मण भी वो होंगे जो आरएसएस के मेंबर होंगे। जी, लेकिन उनकी बात ये है, आई मीन उनके उस पे तो मैंने रिसर्च नहीं किया है, उनकी प्रोफाइलिंग तो मैंने नहीं की है कि ना मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं कर पाऊँ कि वो कौन थे। उनकी बात ये थी कि हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, उससे हमारा इमेज बहुत ख़राब हो रहा है और इसको हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए। ठीक है। और उसमें जो बात ऐड करने की है कि जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस प्लान हुई और पता चला कि ये कॉन्फ्रेंस जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट की जा रही है, जिसके पार्टिसिपेंट्स इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, अगर इस वक्त इंडिया में नहीं है, तो इसको रोकने के लिए डेथ थ्रेट से लेकर जितने भी डिप्लोमेटिक कॉरिडोर हैं वो यूज़ किए गए कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो हुई। तो कॉन्फ्रेंस हो जाने का मतलब ये है कि अभी भी दुनिया के अंदर जो है, हम दोबारा जो है वो एंटीसेमिटिक या नाजी रिजीम नहीं देखना चाहते हैं। अभी भी हम अपार्ट फ्रॉम बॉर्डर्स और रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, हम इंसानियत हमारे लिए सबसे अहम इशू है। और हमारी टाइमिंग इसलिए भी बहुत अच्छी है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर से हिंदुस्तान की बहुत मुखालफत हो रही है। जैसा कि इस वक्त यूएसए के अंदर से यूएसए की और यूएसए के एलाइज की तरफ से यूएसए की बहुत मुखालफत हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर शाजिया, ये इस पर मैं
दोबारा वो आपकी तरफ आता हूँ, खुद मैं अपने दोबारा अंदर डॉक्टर isolation शाजिया का आपकी तरफ शिकार आता हूँ। हुए हुए हैं। नकवी और साहब, ये जिस इतने तरह डॉक्टर isolated शाजिया हैं ये कि बात कर रही दोनों थी आपस में इकट्ठे और बड़ी अहम उन्होंने बात की, डॉक्टर शाजिया मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, इन अवाइल में आता हूँ आपकी तरफ। ये बताइएगा नकवी साहब कि इंसानी हुकूक की हम बात करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हुकूक कौंसल है, जिसे 3 साल के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 3 साल के बाद बनाया गया, उसने अपने 30 आर्टिकल्स मुरतब किए। उन 30 आर्टिकल्स की को अगर हम उसके तमाम आर्टिकल्स को पढ़ें, बिलखुसूस 16 और 18 को अगर हम पढ़ें, उसमें वाज़े तौर पर इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी की बात की गई है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो कौंसल बनाई गई है उसकी 30 आर्टिकल्स और ऐसी दस्तावेज है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया, उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं। 30 के 30 आर्टिकल की वायलेशन कहां हो रही है? हिंदुस्तान के अंदर, जिसका जिक्र डॉक्टर शाजिया ने किया, 7 सिस्टर स्टेट्स की बात की, उसके बाद जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने हवाला देते हुए बताया, इंसानी हुकूक की पामाली का बताया और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का बताया, प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया। तो ये अब अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हुकूक कौंसल है, ये आज कहां खड़ा है? इसकी क्रेडिबिलिटी पर क्या सवालात नहीं खड़े हो रहे? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं और होते रहे हैं। देखिए ना, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक का एक इदारा है, वो उसमें कोई ऐसे उसूल नहीं वो बरकरार रख पाते हैं। वो हमेशा सियासी बैनुल अक़वामी सियासत के शिकार होते हैं और ये हमें इसको फेस करना है, ये हकीकत है। देखिए ना, बैनुल अक़वामी क़वानीन जो हैं उन वो उनको कोई इन्फोर्समेंट उसकी नहीं होती है। जी हाँ। वो हर मुल्क की, जिसको कहते हैं नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर की अपनी जिम्मेदारी है, हर कौम की, कि हर मेंबर की, कि वो उसको उसकी तामील करे, उसको फॉलो करे। और उसमें बहुत से मुल्क जो हैं उसको वायलेट करते हैं, गलत करते हैं, उसके उसूलों को दरगुजर कर जाते हैं। तो ये एक हकीकत है और इसी वजह से इसकी अवेयरनेस उठाने की सख्त ज़रूरत है। अब भारत का एक मैं मिसाल दूं कि भारत ने जो एक्सक्लूजन अपनी कर ली है वो कैसे। पहले भारत 2014 में एक ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी गोवा में, जी हाँ, और उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, उसमें भारत ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाए और फिर उस रेजोल्यूशन के हवाले से अमेरिका में वो फिर कोशिश करते कि हमें स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बनाया जाए। वो चाइना ने और रूस ने उसको होने नहीं दिया और फिर उसी के थोड़े दिन के बाद हम एससीओ के मेंबर बन गए। तो यानी जो इस खित्ते के दो सबसे अहम मुल्क हैं, चीन और रूस, वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के इल्जामात बिल्कुल नहीं लगे। अच्छा नकवी साहब, एक बात इसमें बड़ी अहम है, आपका सिफारती तजर्बा है, इसीलिए कहते हैं कि हम आपसे हमेशा इस्तेफादा करते हैं। ये जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं या हमारा डायस्पोरा है, जिस तरह डॉक्टर शाजिया ने कहा, मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार करवा दिए जाते हैं, मेजॉरिटेरियंस रूल के लिए की कोशिशें जिस तरीके से की जाती हैं कि हिंदू स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें या प्रेजेंटेशन उनकी जानिब से होती है, तो आप नहीं समझते कि हमारा डायस्पोरा, या लेट्स सपोज हम थोड़ी देर के लिए ये बात करें कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो सिफारतकार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाल किरदार अदा करने की ज़रूरत है। बेशक हम फॉल्ट लाइन्स की बात ना करें, हम मेजर गौरव वारिया जैसे लोग नहीं हैं कि हम पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स पर बातें करें, लेकिन कम से कम हमारा डायस्पोरा या हमारे डिप्लोमेट्स इतने मुतारिक होने चाहिए कि हमारा जो नैरेटिव है, एक साल के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब अगर बात करते हैं या एक दफ़ा इन्वॉय कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती है, तो उससे बेहतर नहीं है कि ये। देखिए बात सुने, आप दो बातें मिला रहे हैं। डायस्पोरा एक चीज है, इंगेज तो करने हैं ना सर, डिप्लोमैट्स अलग हैं। नहीं, डिप्लोमैट्स को अव्वल तो मैं डिप्लोमैट्स की बात करता हूँ। डिप्लोमैट्स को वो हुकूमत का नुमाइंदा समझते हैं, हाँ, सारी दुनिया समझती है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ये तो अपने मुल्क की प्रोपेगेंडिस्ट हैं। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक डायस्पोरा है, उसको चाहिए कि काफ़ी इस पे एक्टिव हो जाए, जैसे कि इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में बहुत इफेक्टिव रहा है और है। अच्छा, अब बात यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए मल्टी प्रॉन्ग्ड। हमारे डिप्लोमेट्स जो कुछ करते हैं उसको एक हद तक
कबूल किया जाता है, क्योंकि अब सेम फॉर इंडियन डिप्लोमेट या अमेरिकन डिप्लोमेट कि वो जो कहेगा उसको वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है और वो एक अपने मुल्क का मौक़िफ़ बता रहा है। ठीक है। तो ये जो बाकी जो ओपिनियन फॉर्मर्स हैं जो कि जो ओपिनियन बनाते हैं, जो ख्याल को तश्कील देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, वो उनका काम है कि अपने मुल्क के सही पोजीशन को प्रोजेक्ट करें। तो सर इंटरेक्शन से ये बढ़ सकता है ना, हाँ, बेहतरी बिल्कुल, आ सकती है बिल्कुल। इंटरेक्शन अगर विद डिप्लोमेट्स हो जाए, बिल्कुल। तो डेफिनेटली इंडिया भी यही सब कुछ करता है। हाँ, वो भी इंडिया एंगेज भी- करते हैं अपने बिल्कुल, लोगों को, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल, डायस्पोरा को बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। सर ये बताइएगा कि अगर आने वाले दिनों में लेट्स सपोज अगर भारत फिर एक मर्तबा कोशिश ये करता है, जिस तरह स्पॉइलर का किरदार तो वो अदा कर रहा था, और अमेरिका के साथ मिलकर फिर वो थानेदार बनने की कोशिश अगर करता है, तो क्या समझते हैं आप हमारी हिकमत अमली अब तब्दील होनी चाहिए? नहीं, अब हमने तो कभी होने ही नहीं दिया है। हमारी 70 साल की तारीख, एक पॉजिटिव जो बात मैं समझता हूँ कि भारत के हेजीमनी को हाँ, हमने यहाँ नहीं होने दिया। यानी श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये जितने ममालिक हैं ये सब दब जाते हैं, बांग्लादेश ये दब जाते हैं। नहीं सिर्फ सर अब नहीं दब रहे। पाकिस्तान नहीं, अब तो वो खड़े होते हैं। अब तो नेपाल के प्राइम नेपाल मिनिस्टर ने- श- शर्मा जो है, उन्होंने नेपाल जो है ने भी ऐसी कहा है, ऐसी कर और दी। बांग्लादेश ने भी, तो वो लेकिन अलमबरदार इस पोजीशन का कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत को कभी यहाँ पे अपनी डोमिनेंट पोजीशन को इस्टेब्लिश करने नहीं दिया। तो हम वो कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अपनी एक हैसियत इतनी अहम है और एक इतना बड़ा मुल्क है कि भारत यहाँ पे अपने को, देखिए सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमने भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने नहीं दिया है। नहीं दिया। आज तक वो कोई 20 साल से हो हमने रहा है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का भी नहीं बनने दिया। न्यूक्लियर सप्लाई। तो ये सब हम पाकिस्तान कर रहा होता है। अब ये है कि इसमें और जोर डालना चाहिए, और आखिर में आकर कश्मीर पे आना चाहिए कि कश्मीर में भारत को उसको मजबूर किया जाए कि एक तो वो वहाँ के इंसानी हुकूक की तामील करे, उस इंसानी हुकूक का एहतराम करे, वहाँ के लोगों को के ऊपर तशद्दुद ना करे और ज्यादतियाँ ना करे, और दूसरे इस मसले का हल ढूंढे। ब्रिगेडियर साहब, जूठा चूरन बिक रहा है, जूठा चूरन बेचा जा रहा है। अब ये नहीं कहेंगे कि रहा था, यानी पहले ये झूठ का चूरन बिकता रहा, EU डिसइंफो के जरिए हो या अपने डायस्पोरा के जरिए हो या अपने डिप्लोमेट्स के जरिए हो। हमारा सच्चा चूरन है सर। हम दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त एक दहशतगर्द स्टेट बन चुका है। RSS का, बजरंग दल का, शिवसेना का वहां पे राज चल रहा है। ये हम अपने बयानिए को, इस नैरेटिव को बिल्ड करने में कितने कामयाब हुए हैं, और जिस तरह असरे हाजिर के तकाजे हैं, हाइब्रिड वार है, 5th जनरेशन है, किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है सर? हमारी हिकमत अमली कैसे तब्दील हो सकती है? देखें, पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने और उसके बाद DGISP ने एक डोजियर दिया इंडिया के बारे में, व्हाट ऑल दे डूइंग टेररिज्म पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के थ्रू कौन कौन से कॉन्टेक्ट है वो हमने बता दी है। फिर अभी रिसेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने काफ़ी डिटेल में दी, बातें कर दी, डोजियर भी देने की बात की। इशू इज के इंडिया की उनको ज़रूरत है। आपके सामने क्वाड ग्रुप बना है जी, जिसमें अमेरिका है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। नंबर 2 अभी आपके सामने अमेरिका ने एक और ग्रुप बना लिया जिसमें इंडिया ने बड़ी कोशिश की जाने से इंडो पैसिफिक की जो बात कर रहे हैं। इशू ये है कि अब इसके बाद इंडिया की उनको जरूरत है, दे आर यूजिंग इंडिया एज ए प्रॉक्सी टू एनसर्कल चाइना इन साउथ ची और ऑल अराउंड, और उसके साथ जो जो ममालिक भी चाइना को सपोर्ट करते हैं वो उनके खिलाफ है। तो पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। सेकेंड बात ये है कि जो भी हम जब बात करते हैं कि जितनी भी हम बात करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि नोबडी बाय। आपके सामने EU डिसइंफो लैब की बात कर लें, हाइब्रिड वॉर की करें, उन्होंने दुनिया को बाय किया हुआ है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अब जितने मर्जी आर्टिकल निकाल लें, हर जगह पर जिक्र होता है, वो बात करते हैं वायलेशंस, कश्मीर में क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, तमाम जगह मुसलमान जो है वो बैशिंग के ऊपर हैं, लेकिन कोई भी इस बात को सुनता नहीं है। इसलिए नहीं सुनता कि दे हैव इंटरेस्ट विद इंडिया। अब ये ह्यूमन राइट वायलेशन की जो बात करते हैं, इनको ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो अफगानिस्तान की बात करते हैं, इनको नजर नहीं आती जो कश्मीर में पैलेट्स गन से औरतों, बच्चों, बूढ़ों को ये ब्लाइंड करते हैं।
जिस तरह के नौजवानों को वहाँ पर शहीद कर रहे हैं, या पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है, या पेरिस में जो हिजाब की लड़कियां औरतें होती हैं उनके हिजाब खींच लिए जाते हैं, वेयर आर दोज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। और आप बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां पर आपको शिकस्त फाश भी हुई है, उसके बाद आपने वहां पर अफगान हुकूमत भी आ गई, देयर द विक्टर्स, आप उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कभी आप बात करते हैं औरतों के हकूक की, कभी बात करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। तो ये एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। वी मस्ट अंडरस्टैंड they don't want under any circumstances Pakistan should be economically prospering। ये सारा डिजाइन है, क्योंकि हम इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अगर हम यही बात ब्रिगेडियर साहब, यही बात सबसे ज्यादा जो भी आपने की, क्या हम उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपने तस्वीराती जो हमारी महल वकू है या हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इसके जरिए क्या हम काउंटर नहीं कर सकते? क्या हम 2P5 के अहम रुकन ममालिक के साथ मिलकर उनके इस मफादात की दुनिया में क्या टकराव की सूरत हाल नहीं पैदा कर सकते कि हमारी भी एक इंपॉर्टेंस है, हमारी भी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है? क्यों हम अब तक जो है इस चीज पर कि वो कंटेन करेगा, चाइना को डेफिनेटली कंटेन करने के लिए भारत को उसने आगे रखा हुआ है, लेकिन हमने भी तो एक पैराडाइम शिफ्ट लानी है ना सर। देखिए, आप पैराडाइम शिफ्ट आ रही है ना, दिस इज द इशू के इंडिया क्यों रो पीट रहा है। मैं इंडियन प्रोग्राम में जाता हूँ, सफ़े मातम मची हुई है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वहां ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। यू सी दे डोंट वांट अफगानिस्तान शुड बी पीसफुल। अफगानिस्तान में पीस होगा तो उससे क्या फायदा होगा कि आपकी सेंट्रल एशिया से रशिया से कनेक्टिविटी हो जाएगी कोयटा के थ्रू, देन वी गो टू द गवादर पोर्ट और वहां से मिडिल ईस्ट का पूरा रास्ता तजारत, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव बन जाता है। पाकिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में खत्म होगी तो बलूचिस्तान पीसफुल हो जाएगा। बलूचिस्तान पीसफुल होगा मीन्स कि हमारा सीपे का गवादर ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। ये मसाइल हैं जिसकी वजह से हमने, अब आप देखें कि आपके सामने एक नया ब्लॉक इमर्ज हो रहा है ऑटोमेटिकली। और रीजन में वैसे भी आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारी मेरा गलती रही है, हम वेस्ट अमेरिका की तरफ देखते रहे हैं, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, हम ईरान, टर्की, पाकिस्तान, नो दे आर बिकमिंग अ वेरी, एंड मलेशिया, इंडोनेशिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक इमर्ज होता नजर आ रहा है। लेकिन इसकी डिप्लोमेसी यही है कि आप ये ब्लॉक में जो भी करें बट रिमेन एंगेज विद यूरोप एंड अमेरिका। हम उनको बिल्कुल ये नहीं कि छोड़ सकते हैं, उनसे एंगेज रहें, उनको अपना नुक्ता नजर बताते रहें। साथ बटॉल वी एक्सपेक्ट बटॉल वी कैन डू फॉर देम, वी आर ऑलरेडी सपोर्टिंग अमेरिकन इन अफगानिस्तान के जी, ठीक है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट। लेकिन सर वो ट्रस्ट डेफिसिट का क्या करें? अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसका हम क्या करें? माजी में सोवियत यूनियन में यही सब कुछ हुआ। ट्रस्ट डेफिसिट का प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन की हमेशा से नेचर है कि जब भी इनकी फेलर्स होती हैं ये किसी मुल्क को स्केपगोट बना के उसके ऊपर डालते हैं, इसलिए कि अपने पब्लिक के ऊपर दे हैव नो आंसर। जिस तरीके से यहाँ से निकले हैं और जितने अनप्रोफेशनल तरीके से उन्होंने वहां से विथड्रॉ किया है, आई थिंक ये छोड़, पनामा की मिलिट्री भी होगी ना, वो भी ऐसे नहीं करेगी। अगर हमारी मिलिट्री तो बात ही ना करे और हमारी ISI की बात ना करें, नोबडी विल डू इट। कि आपने पहले अपने ट्रूप्स को निकाला, फिर अपने सिविलियंस को और अफगानिस्तान को निकाल रहे हैं। भाई पहला तरीका ये कि आपने जब निकलना है पहले सिविलियन अपने निकालें लोग, फिर अफगानी जो आपको सपोर्ट करते हैं उनको निकालें, एंड लास्ट में फौज निकले। यहाँ पर निकाल के फिर फौज 7000 लेकर आए। जस्ट इमेजिन हाउ अनप्रोफेशनल दे हैव बीन, एंड दैट इज द रीजन इनको ट्रम्प भी और दुनिया इनको लान दे रही है, इनको अमेरिकन दे रहे हैं, एंड दैट इज द गुस्सा जो वो पाकिस्तान में निकाले। बट वी आर नॉट पुश्ड नाउ, वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी आर टू सी आवर नेशनल इंटरेस्ट। और यही पता है इकोनॉमिक तरक्की हमें नहीं करने देते। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो हम अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक से निकल जाएंगे। तो इसलिए नाउ वी हैव टू बी वेरी फर्म, एंड आई थिंक आवर डायरेक्शन इज करेक्ट एंड वी हैव टू कीप फॉलोइंग इट। ठीक है डॉक्टर शाजिया, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कितना अनप्रोफेशनल और किस तरह ये काबुल फाल में पूरी दुनिया ने देखा, फिर आपके साथ में गाए बगाए इसका जिक्र भी करता रहता हूँ, जर्मन प्रेसिडेंट ने बाकायदा यूरोप की नुमाइंदगी करते हुए ये बात की कि वेस्ट ने जो है, अमेरिका ने जो है हमें एम्बेरस किया और ये मुंह पे तमाचा था ये सब कुछ जो काबुल में हुआ। अब मैं यहाँ पे मिसाल तो बड़ी पुरानी है, क्या मैं ये मिसाल यहाँ पे दे सकता हूँ कि पूछा जाता था कि अकल बड़ी या भैंस, तो ये अकल का क्या तकाजा था जो ये सारा कुछ हुआ? और साथ में ये भी बताइएगा कि जब एक मर्तबा विड्रॉल का फैसला हो गया, पहले 1 मई का किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद बाइडेन ने जो है सितंबर का डिसीजन लिया, तो क्या टाइम कम था, ये मैनेज नहीं कर सके, या आप समझती हैं कि वो नजरअंदाज करते रहे और उन्होंने कहा शायद एक्सटेंड कर लिया जाए ये टाइम? डॉक्टर साहब, बचपन में एक कार्टून हुआ करते थे, पता नहीं आपने देखे या नहीं, जॉनी ब्रावो के नाम से। तो उसमें जॉनी ब्रावो एक कैरेक्टर था जिसके पास सिर्फ मसल थे, वो एक बहुत टॉल, बहुत मस्कुलर जो है वो
बट नो जेंटलमैन ब्रेन। हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद वो जहां जाता था पिट के जो है वो वापस ट्रेंड आता नहीं था। था। पहले तो हमारे पास एक जॉनी ब्रावो था, अब हैरत की बात यह है कि अब 2 जॉनी ब्रावोज इकट्ठे हो रहे हैं। जी हाँ। और उससे सीरियस बात यह है कि हमारे खिते को किसी नए एडवेंचरिज्म के लिए बाहर सूरत तैयार रहना चाहिए। कि पहले तो आपने कहा कि अमेरिका ने क्यों विथड्रॉल जो है उसका प्लान नहीं था। ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि आई मीन पनामा की फौज भी इस तरह का विथड्रॉल नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि जब आप खुद क्लियर नहीं होते, जब आपका सिपा सलार क्लियर नहीं होता, आपकी फौज तक वो वाइब्स जो हैं वो पहुंचती हैं, आपकी फौज का आम सिपाही का वो मोरल नहीं होता, कोई उस लड़ाई की कॉज नहीं होती है, उसका कोई एम नहीं होता, कोई प्रोजेक्शन नहीं होती, तो वो डेफिनेटली वो अंडर करंट्स पूरी की पूरी उसमें चल रहे होते हैं। और उसमें आप ये समझ रहे होते हैं कि शायद इस तमाम जो है ना, सिर्फ मेरे मसल देखकर ही मेरा अगला जो है वो टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाज़ औक़ात अपोनेंट के पास दिमाग भी होता है और वो वाकई जो है वो अकल बड़ी होती है और भैंस जो है उसके सामने बड़ी नहीं हो सकती है। जी हाँ। अब मसला सिर्फ ये है कि अगर अमेरिका जो है फिलहाल एक बेवकूफ इस इलाके में उसको मिल गया है, इस पूरे रीजन में, और वो उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो वो बेवकूफ जॉनी ब्रावो से बहुत बड़ा बेवकूफ है। और इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो इस खुशफहमी में कि मेरे कंधे पे यूएस का हाथ है, ये भूल कर कि यूएस ने हमेशा चीजों को इस्तेमाल किया है, लोगों को इस्तेमाल किया है और फिर किस तरह से उनको छोड़ दिया है। ये इसके लिए हमें किसी डिटेल में या कुछ मिसालें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो अगर वो इससे अकल पकड़े तो यकीनन वो अपनी खारजी पॉलिसी जो है वो खुद अपने नजरियात के ऊपर बनाएगा। लेकिन चूंकि वो खुद पावर हंगरी है, वो खुद जो है उस पावर के चक्कर में आपने देखा है उन्होंने हिंदुस्तान को एक जीता जागता कब्रिस्तान बना दिया है, जहां पे कोई भी बंदा जो है वहां पे सुकून से नहीं है, रहना नहीं चाहता है। जात पात और मजहब, अकलियत, हर चीज को एक साइड पे रखकर उस मुल्क की एक ऐसी हालत है कि जहां पे कोई भी इन पीस अपने आप को फील नहीं करता, चाहे वो एक छोटा दुकानदार है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो उस एडवेंचरिज्म के चक्कर में अब अगर आपके कंधे पे हाथ अमेरिका का है तो आप यकीनन कुछ ना कुछ शरारत अपने रीजन में करना चाहेंगे। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि फिर उस रीजन में यहाँ पे भैंस नहीं, यहाँ पे दिमाग मौजूद हैं। और मेरे लिए तसल्ली की बात ये है और आम व्यूअर के लिए तसल्ली की बात ये है कि आज से पहले भी उसने जब भी इस तरह की कोई शरारत करने की कोशिश की है तो उसको मुंह की ही खानी पड़ी है। इस किस्म की स्टूपिड एक्टिविटीज जो हैं, अगर आप रीजन में अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी बात को बेस बना के, तो मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है उसकी तो खैर प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा है, उसकी तो ये एक्सरसाइज ही बहुत ज्यादा है यहाँ पे पीस मेंटेन करने की इस रीजन में और कॉन्फ्लिक्ट के कंट्रोल करने में। जी ब्रिगेडियर साहब, क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर शाजिया, ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सुपर पावर कहते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। जी मैं ये कह रहा था पाकिस्तान आर्मी बैटल हार्डेंड है। जी हाँ। एंड हमने प्रोफेशनल तरीके से जो 51 कंट्रीज अफगानिस्तान में नहीं कर सकी वो हमने सिंगल हैंडेड बिल्कुल ऑपरेशन से प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। अच्छा, इसका एक ब्रिगेडियर साहब, इसके एक और इम्पैक्ट भी आया, क्योंकि अभी हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नकवी साहब कंक्लूड कर दीजिएगा। ये काबुल फाल के बाद जो डेवलपमेंट हुई, पहले हमें कहा जी आओ हमारी मदद करो, हमें जो है यहाँ से इनखला में मदद करो, फिर वहाँ से किस तरह फ्लाइट ऑपरेशन हमारे PIA का कितना कामयाब हुआ, फिर बल्ले बल्ले फिर ब्लिंकन ने जाकर वहाँ पर जो खारजा उमूर को ब्रीफिंग दी, फिर हमारे साथ असर नौ जायजा लेने की बात की और अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की। तो क्या दुनिया मान लेगी सर इस बात को? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं वो अमेरिका के लिए इसके ऊपर बात हो चुकी है कि इसका जो सीक्वेंस था वो गलत था और जो जिस तरह से इसको हैंडल किया वो गलत था। पाकिस्तान ने एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है और पाकिस्तान ने एक तो इनखला में मदद की है और फिर पाकिस्तान वहाँ की हुकूमत को इंक्लूसिव बनाने की कोशिश में है और उनके ऊपर अपना असर भी डाल रही है, इस वास्ते कि वहाँ पे एक अच्छी हुकूमत बने जो कि जिसमें इस्तेहकाम हो और स्टेबिलिटी हो। सर दोहा के बाद भी ये तजर्बा नहीं, उनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद हमें एक्सटेंशन मिल जाए, सितंबर की बजाय हो सकता है थोड़ा सा हमें तालिबान टाइम दे दे। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो वो अब जो है जी सर देखिए
डॉक्टर मैं सजाद, बात खत्म कर लूं जी। ठहरिए, ओके, ओके। मैं जी, बात खत्म कर लूं। अच्छा, अब उसके बाद भारत इसमें से एक्सक्लूड हो गया है। हाँ। और भारत को बहुत तकलीफ है। मैं भी इंडियन प्रोग्राम्स पे 2-3 बार गया हूं और वो बहुत सख्त परेशान है, बौखलाहट है। और बौखलाहट है, उनको फिर जरा डांटना भी पड़ता है। हाँ। अच्छा, उसके अलावा भारत ये जो ऑकुस का हुआ है ना, हाँ। उससे भी बड़ा परेशान है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस है। इसमें गोरों का एक सिक्योरिटी पैक्ट बन गया है, हाँ। जो जिसमें कि भारत इज आउट है। तो यानी क्वाड में है रखा है। और अभी वॉशिंगटन में उसकी मीटिंग हो रही है, लेकिन ये ऑकुस का जो सारा सिलसिला है वो भारत ट्राइका। को बहुत गिरा गुजर रहा है। ठीक है। और उसको अब फ्रांस से सबमरीन लेनी होगी, और जो कि वो चाह रहा था कि ये सबमरीन का प्लान हमारे ऊपर भी लागू हो जाए। वन लाइनर ब्रिगेडियर साहब, वन लाइनर सर, टाइम खत्म हो गया सर, प्लीज। देखें, अमेरिकन वांटेड अफगानिस्तान में अमन ना हो, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो, ताकि इंडिया भी वहां पर आए, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे, कनेक्टिविटी ना हो, सीपैक ना बने, उसमें वो मिजरेबली फेल होता नजर आ रहा है। ठीक है सर, दिस बहुत इज द शुक्रिया। प्रॉब्लम अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शाजिया चीमा हमारे साथ मौजूद थी, और अली सरवर नकवी साहब। आप तीनों हजरात के तजावीज़ का और आप लोगों के एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।